तमाम मज़ीद नाज़रीन को खुश आमदीद। मज़ीद नाज़रीन, आज हम बात करेंगे महात्मा गांधी के बारे में। मोहनदास करमचंद गांधी को महात्मा कहा जाता है। वो एक ज़ीरक सियासतदान थे जिन्होंने बरतानवी तसल्लुत से हिंदुस्तान की आज़ादी के लिए जद्दोजहद की और गरीब हिंदुस्तानियों के हकूक़ के लिए आवाज़ उठाई। उनके अदम तशद्दुद का सबब आज भी पूरी दुनिया में एहतराम के साथ याद किया जाता है। इस मौके पर जानते हैं कि अदम तशद्दुद और अमन का ये पुजारी जो खुद एक अमीर घराने से ताल्लुक़ रखता था और नौजवानी में एक बागी ज़हन का मालिक था, वो हिंदुस्तान के गरीबों का नुमाइंदा कैसे बना। नाज़रीन, मोहनदास करमचंद गांधी 2 अक्टूबर सन 1869 को शुमाल मगरबी हिंदुस्तान की रियासत पोरबंदर में पैदा हुए। उनका ख़ानदान एक मालदार घराना था। गांधी के वालिद करमचंद रतनचंद गांधी पोरबंदर के राजा के दीवान और रियासत की एक मशहूर शख्सियत थे। मोहनदास की वालिदा एक मजहबी खतून थी जो अक्सर पूजा पाठ के लिए मंदिर जाती और उपवास करती थी। माँ ने मोहन को हिंदू रिवायात और अखलाकियात का सबक पढ़ाया और उन्होंने ही इन्हें अदम तशद्दुद की तालीम दी। उन्होंने गांधी जी को हमेशा सब्जी खोर रहने की हिदायत की। वालिदा से नौजवान मोहन दास को मजहबी रवादारी, सादा जिंदगी और अदम तशद्दुद की तालीम भी हासिल हुई। गांधी अभी महात्मा बनने से बहुत दूर थे। ये वक्त था 1883 का, जब वो एक बागी नौजवान थे। नाज़रीन, अच्छी तालीम और तरबियत के इरादे से मोहनदास के वालिद ने अपने कुंबे को पोरबंदर से राजकोट ले आए, जहाँ अच्छी तालीम का इंतज़ाम था और मोहनदास को अंग्रेज़ी तालीम दी गई। मोहनदास गांधी की शादी 13 साल की उम्र में कस्तूरबा से कर दी गई, जो राजकोट की रिहायशी थी और शादी के वक्त उनसे 1 साल बड़ी यानी 14 साल की थी। मोहनदास उस वक्त बागियाना ज़हनियत के मालिक थे। ख़ानदान की रिवायत के बरखिलाफ उन्होंने शराब नोशी और गोश्त खोर जैसी ममनुआ चीज़ें की। ताहम इस उम्र में भी इनमें अपने आप को बेहतर बनाने की ख्वाहिश थी। हर उस काम के बाद जो उनकी नज़र में गुनाह था वो कुफारा करते थे। उन्होंने अपनी किताब सच्चाई का प्रयोग यानी सच्चाई के तजर्बात में इसे तफसील से बयान किया है। जब उनके वालिद बिस्तर मर्ग पर थे तो मोहनदास उन्हें छोड़कर अपनी बीवी के पास चले गए और उसी वक्त उनके वालिद का इंतकाल हो गया। इसके बाद गांधी को अपने तर्ज अमल पर बहुत अफसोस हुआ। अपनी वालिद की मौत के वक्त उनके करीब होने के मुतल्लिक गांधी ने कहा था, मैं बहुत शर्मिंदा था और ख़ुद को बदकिस्मत समझता था। मैं अपने वालिद के कमरे की तरफ भागा। जब मैंने उन्हें देखा, सोचा कि अगर मुझ पर जिनसी हवस हावी ना होती तो वो मेरे बाजों में दम तोड़ते। पहले बच्चे की पैदाइश के कुछ ही दिनों बाद इसकी मौत को गांधी अपने गुनाहों की सजा समझते थे। मोहनदास गांधी बम्बई के भावनगर कॉलेज में ज़ेर तलीम थे। मोहनदास गांधी बम्बई के भावनगर कॉलेज में ज़ेर तलीम थे, लेकिन वो वहाँ खुश नहीं थे। उसी ज़माने में उन्हें मशहूर इंटर टेम्पल में कानून की तालीम हासिल करने के लिए लंदन जाने की पेशकश हुई। अहले खाना की मायदीन ने मोहनदास को समझाया कि बैरून मुल्क तालीम हासिल करने के लिए जाने पर उन्हें बरादरी से खारिज कर दिया जाएगा, लेकिन बुजुर्गों के एतराज़ को नज़रअंदाज करते हुए गांधी जी तालीम के हसूल के लिए लंदन चले गए। लंदन में गांधी जी मुकम्मल तौर पर मगरबी रंगों में रंग गए थे। ताहम उस वक्त लंदन में जारी सब्जी खोर तहरीक में उन्हें अपने लिए भाईचारा नजर आया तो वो उसमें शामिल हो गए। इसके साथ लंदन के थियोसोफिकल सोसाइटी से उन्हें अपने बचपन के हिंदू कायद की जानिब लौटने की तरगीब मिली, जो उन्हें उनकी वालदा ने सिखाई थी। सब्जी खोर और शराब से तौबा और जिनसी ताल्लुकात से दूरी के बाद एक बार फिर वो अपनी जड़ों की तरफ लौटने लगे। थियोसोफिकल सोसाइटी के असरात के तहत उन्हें अपने आलमगीर अखुवत के नज़रिए की तश्कील में मदद मिली, जिसमें तमाम इंसानों और मज़ाहब की पैरवी करने वालों को मसावाती हैसियत देना उनका ख्वाब था। नाज़रीन, कानून की तालीम हासिल करने के बाद मोहनदास गांधी हिंदुस्तान वापस आए और वो कॉलेज शुरू कर दी। वो अपना पहला केस हार गए। उसी दौरान उन्हें एक अंग्रेजी अफसर के घर से बाहर निकाल दिया गया। इस वाक़े से बहुत ज़िल्ला महसूस करने वाले गांधी जी को जनूबी अफ्रीका में काम करने की पेशकश हुई, जिसे उन्होंने फ़ौरन कबूल कर लिया। जनूबी अफ्रीका में जब वो ट्रेन के फर्स्ट क्लास कंपार्टमेंट में सफ़र कर रहे थे तो गांधी को एक अंग्रेज़ी ने उनके सामान के साथ डब्बे से बाहर फेंकवा दिया था। जनूबी अफ्रीका में मुकीम हिंदुस्तानियों के साथ इम्तियाजी सलूक के खिलाफ उन्होंने इंडियन कांग्रेस कायम की और नटाल में हिंदुस्तानियों को मुआशरे से अलहदा रखने के खिलाफ जद्दोजहद शुरू कर दी। जनूबी अफ्रीका में हिंदुस्तानियों के हकूक़ की इस जद्दोजहद के दौरान ही गांधी जी ने तज़किया ज़ात और सत्याग्रह जैसे असूलों के साथ तजर्बा करना शुरू किया था, जो इनके अदम तशद्दुद के वसी तर ख्याल का हिस्सा था। इस दौरान गांधी ने ब्रह्मचारा यानी पाक साफ और जिनसी अमल से दूर रहने का अहद किया और सफ़ेद धोती पहनना शुरू की, जिसे हिंदू रवायत में गम का लिबास कहा जाता है। सन 1913 में गांधी जी ने जनूबी अफ्रीका में मुकीम हिंदुस्तानियों पर आए 3 पाउंड टैक्स के खिलाफ तहरीक शुरू की। इस तहरीक के दौरान पहली बार गांधी जी ने जनूबी अफ्रीका में काम करने वाले हिंदुस्तानी मजदूरों, कारकुनों और ज़री मजदूरों को मुत्तहिद किया और उनके रहनुमा बन गए।
गुज़िश्ता कई सालों की अपनी जद्दोजहद की मदद से गांधी जी ने 2221 अफराद के साथ निटाल से ट्रांसवाल तक एहतजाजी मार्च का फैसला किया। इसे उन्होंने आखिरी सिविल नाफरमानी का नाम दिया। इस सफ़र के दौरान गांधी जी को गिरफ्तार कर लिया गया और इन्हें 9 माह की कैद सुनाई गई। ताहम इनकी शुरू करदा हड़ताल और फैल गई, जिसके बाद जनूबी अफ्रीका की बरतानवी हुकूमत को हिंदुस्तानियों पर आई टैक्स वापस लेना पड़ा और गांधी जी को जेल से रिहा करने पर मजबूर होना पड़ा। जनूबी अफ्रीका में बरतानवी हुकूमत के खिलाफ गांधी की इस फतह की इंग्लैंड के खबराना ने ज़बरदस्त तशहीर की। इस कामयाबी के बाद गांधी जी बैन अल-अक़वामी सतह पर मशहूर हो गए। जनूबी अफ्रीका में अपनी तहरीक की कामयाबी के बाद गांधी जी एक फातह के तौर पर वतन वापस आए। हिंदुस्तान आने के बाद गांधी जी और कस्तूरबा ने फैसला किया कि वो रेल के तीसरे दर्जे में पूरे हिंदुस्तान का सफ़र करेंगे। हिंदुस्तान के इस दौरे के दौरान गांधी जी को शदीद सदमा उस वक्त पहुंचा जब उन्होंने अपने मुल्क की गुर्बत और आबादी को देखा। उस दौरान गांधी जी ने बरतानवी हुकूमत के नए जाबराना कानून रोल्ड एक्ट के मुखालफत का ऐलान किया। इस कानून के तहत हुकूमत को ये ताकत हासिल थी कि वो किसी भी शायरी को शिद्दत पसंदी के शोबे में गिरफ्तार और कैद कर सकती है। गांधी जी के कहने पर मुल्क गिर सतह पर हज़ारों अफराद इस कानून के खिलाफ सड़कों पर निकल आए। तमाम शहरों में एहतजाज किया गया, लेकिन इस दौरान मुतअद्दिद मकामात पर पुरतशद्दुद वाक़यात रूनुमा हुए। अमृतसर में जनरल डायर ने 20,000 अफराद के हजूम पर फायरिंग कर दी, जिसमें 400 से ज़्यादा अफराद हलाक और 1300 से ज़्यादा अफराद ज़ख्मी हो गए थे। इस कत्लेआम के बाद गांधी जी को यकीन हो गया कि उन्हें हिंदुस्तान की आज़ादी की तहरीक का आगाज़ करना चाहिए। गांधी जी अब अपनी रोज़ अफरोज़ मकबूलियत की वजह से इंडियन नेशनल कांग्रेस का नुमाया चेहरा बन गए थे। वो बरतानिया से हिंदुस्तान की आज़ादी की तहरीक के रहनुमा भी बने। जद्दोजहद के लिए महात्मा गांधी ने इंडियन नेशनल कांग्रेस को अवाम में एक मकबूल पार्टी बना दिया। इससे पहले कांग्रेस अमीर हिंदुस्तानियों का एक गिरोह हुआ करती थी। गांधी जी ने मजहबी रवादारी और तमाम मज़ाहिब की आज़ादी की बुनियाद पर हिंदुस्तान की आज़ादी का मुतालबा किया। गांधी जी के अदम तशद्दुद की तहरीक की अपील पर हिंदुस्तानी मुआशरे के तमाम तर तबकात और मज़ाहिब की हिमायत मिलना शुरू हो गई। उन्होंने बरतानवी हुकूमत के खिलाफ अदम ताउन की तहरीक का आगाज़ किया। गांधी जी की अपील पर हिंदुस्तान के लोगों ने बरतानवी सामान का बायकाट करना शुरू कर दिया। इसके जवाब में बरतानवी हुकूमत ने गांधी जी को गद्दारी के इल्ज़ाम में गिरफ्तार किया और उन्हें 2 साल तक जेल में रखा। जब एक अखबार ने गांधी पर डोकसले का इल्ज़ाम लगाया तो उन्होंने कहा, मैं हिंदुस्तान का देसी लिबास पहनता हूँ क्योंकि ये हिंदुस्तानी होने का सबसे आसान और फितरी तरीका है। गांधी जी की तहरीक और उनके मुतालबात को नज़रअंदाज करना अब बरतानवी हुकूमत के लिए मुश्किल हो चुका था। लिहाजा बरतानवी हुकूमत ने हिंदुस्तान के सियासी मुस्तकबिल के बारे में बातचीत के लिए लंदन में एक गोल मेज़ कॉन्फ्रेंस का इनेकाद किया। तमाम अंग्रेज़ों ने तमाम हिंदुस्तानी को इस बहस से दूर रखा। इससे गांधी जी बहुत नाराज़ हुए और उन्होंने नमक कानून के खिलाफ मुहिम का आगाज़ किया। इस वक्त बरतानवी कानून के मुताबिक हिंदुस्तानी शहरी ना तो नमक जमा कर सकते थे और ना ही इसे बेच सकते थे। इसी सबब हिंदुस्तानियों को अंग्रेज़ों से ऊंची कीमतों पर नमक खरीदना पड़ता था। गांधी जी ने हज़ारों लोगों के मजमे के साथ डंडी यात्रा निकाली और बरतानवी हुक्मरानों के खिलाफ इलामती एहतजाज के तौर पर नमक बनाकर कानून तोड़ा। इसी जुर्म में अंग्रेज़ों ने उन्हें गिरफ्तार कर लिया। गांधी जी की तहरीक वसीम पैमाने पर फैल गई। हज़ारों लोगों ने बरतानवी हुकूमत को टैक्स और महसूल देने से इनकार कर दिया। आखिरकार बरतानवी हुकूमत को सर झुकाना पड़ा। इसके बाद गांधी गोल मेज कॉन्फ्रेंस में शिरकत के लिए लंदन रवाना हो गए। गांधी जी लंदन में मुनक्किद गोल मेज कॉन्फ्रेंस में शिरकत करने वाले वाहिद इंडियन नेशनल कांग्रेस के वाहिद नुमाइंदे थे। इस कांग्रेस में उन्होंने हिंदुस्तान की एक ताकतवर तस्वीर पेश की, लेकिन गोल मेज कॉन्फ्रेंस गांधी के लिए नाकाम रही। सल्तनत बरतानिया हिंदुस्तान को आज़ाद करने पर राज़ी नहीं था। इसके अलावा मुसलमान, सिख और दूसरे हिंदुस्तानी नुमाइंदे गांधी के साथ नहीं थे, क्योंकि उनका यह ख्याल था कि गांधी तमाम हिंदुस्तानियों की नुमाइंदगी नहीं करते। अगरचे गांधी को बरतानवी बादशाह जॉर्ज पंजम से मिलने का मौका मिला, लेकिन उन्होंने इसके साथ ही लंका शहर में आम कारकुनों से भी मुलाकात की। नाज़रीन, इन अवामी जलसों से गांधी जी को काफ़ी शोहरियत मिली। इसके साथ ही इंडिया की कौम परस्ताना मुतालबे के ताल्लुक से उन्हें बरतानवी अवाम की हमदर्दी भी हासिल हुई। गांधी जी के बरतानिया के दौरे के बारे में ताकतवर बरतानवी सियासतदान मिस्टर चर्चिल ने कहा था, ये बहुत ही खौफनाक और काबिल नफरत है कि मिस्टर गांधी जो गद्दार और एक मामूली वकील हैं, अब वो एक फकीर की तरह अपनी नुमाइश कर रहे हैं। गोल मेज कॉन्फ्रेंस में अपनी नाकामी के बाद गांधी जी ने इंडियन नेशनल कांग्रेस के सदर का ओहदा छोड़ने का फैसला किया। जब चर्चिल ने हिंदुस्तान से नाजियों के खिलाफ जंग में बरतानिया की हिमायत करने का कहा तो गांधी जी ने यह इसरार किया कि हिंदुस्तान को नाजियों के खिलाफ जंग में बरतानिया की हिमायत उस वक्त तक नहीं करनी चाहिए जब तक वो अपने ही घरों में गुलाम है। अब गांधी जी ने हुकूमत बरतानिया के खिलाफ एक नई गैर मुतशद्दिद हिंदुस्तान छोड़ दो तहरीक शुरू की।
اس تحریک آغاز میں گاندھی جی اور ان کی اہلیہ کستوربا کو جیل بھیج دیا گیا۔ اس کے بعد گاندھی جی کو جیل سے رہا کرنے کے مطالبے پر پورے ملک میں پرتشدد تحریکیں شروع ہو گئیں۔ برطانوی وزیر اعظم ونسٹن چرچل اس معاملے پر جھکنے کو تیار نہیں تھے۔ گاندھی جی کی اہلیہ کستوربا گاندھی جیل میں ہی دم توڑ گئی اور کئی مہینوں کے بعد گاندھی جی کو 1944 میں رہائی ملی۔ ہندوستان چھوڑ دو تحریک سے پہلے گاندھی نے کہا تھا یا تو ہمیں ہندوستان کو آزاد کرانا چاہیے یا اس کوشش میں خود کو قربان کر دینا چاہیے، لیکن ہم کسی بھی قیمت پر تاعمر غلامی کی زندگی گزارنے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ ہندوستان میں آزادی کا مطالبہ روز بروز تیز تر ہوتا جا رہا تھا۔ بالآخر برطانوی حکومت ہندوستان کی آزادی کے لیے بات چیت شروع کرنے پر مجبور ہو گئی، لیکن اس کا وہ نتیجہ برآمد نہیں ہوا جس کے لیے گاندھی جی اتنے دنوں سے جدوجہد کر رہے تھے۔ ماؤنٹین بیٹن پلان کے تحت ہندوستان کو تقسیم کر کے 2 آزاد ممالک یعنی انڈیا اور پاکستان بنا دیا گیا۔ یہ تقسیم مذہبی بنیادوں پر ہوئی اس وقت جب دارالحکومت دلی میں قومیں آزادی کا جشن منا رہی تھی، مگر گاندھی جی کا متحدہ ملک کا خواب بکھر چکا تھا۔ تقسیم کے نتیجے میں بڑے پیمانے پر قتل و غارت ہوئی، تقریباً 1 کروڑ لوگوں کو اپنا گھر بار چھوڑنا پڑا۔ مایوس گاندھی جی دلی چھوڑ کر کلکتہ روانہ ہو گئے تاکہ تشدد کی روک تھام کی جائے اور وہاں امن قائم ہو سکے۔ ملک کی تقسیم کے نتیجے میں بڑے پیمانے پر تشدد ہوا۔ گاندھی جی کلکتہ سے دلی لوٹ آئے تاکہ وہاں مقیم مسلمانوں کی حفاظت کر سکیں، جنہوں نے پاکستان جانے کی بجائے ہندوستان میں ہی رہنے کا فیصلہ کیا۔ گاندھی جی نے ان مسلمانوں کے حقوق کے لیے بھوک ہڑتال کر دی۔ ایک دن جب وہ دلی کے بڑلا ہاؤس میں ایک دعائیہ تقریب کے لیے جا رہے تھے تو ان پر ایک ہندو بنیاد پرست نے حملہ کر دیا۔ گاندھی جی کے سینے میں 3 گولیاں لگیں۔ سخت گیر ہندو حلقوں میں گاندھی کی موت پر جشن منایا گیا، لیکن زیادہ تر ہندوستانیوں کے لیے مہاتما گاندھی کا قتل قومی صدمہ تھا۔ دلی میں جب گاندھی جی کے آخری رسومات کا وقت آیا تو انہیں خراج عقیدت پیش کرنے کے لیے 10 لاکھ افراد کی بھیڑ امڑ آئی۔ دلی میں بہنے والے دریا جمنا کے کنارے ان کی آخری رسومات ادا کی گئی اور عدم تشدد اور امن کے اس پجاری کی موت پر پوری دنیا کے لوگوں نے سوگ منایا۔ گاندھی جی اپنی زندگی میں ایک متحدہ ہندوستان کے خواب کو پورا ہوتے نہیں دیکھ سکے۔ مہاتما گاندھی نے موت کے بارے میں کہا تھا، موت کے درمیان زندگی میں اپنی جدوجہد جاری رکھتی ہے، جھوٹ کے بیچ سچائی بھی مستحکم کھڑی رہتی ہے، چاروں جانب اندھیرے میں روشنی چمکتی رہتی ہے۔